हाँ प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक की प्रश्नमाला 4.1 का हल बता रहे हैं। पहला प्रश्न है के किस मान के लिए सारणिक K2 4 -3 का मान शून्य होगा। कहने का मतलब इस सारणिक का मान शून्य हो तब के का मान क्या होगा। तब हम लेके चले कि सारणिक को शून्य के बराबर लिखा। हमने देखा ये सारणिक द्वितीय क्रम का है, मतलब दो पंक्ति दो स्तंभ हैं। तो दो पंक्ति दो स्तंभ वाले सारणिक को हल करने का मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें तरीका बताया था कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें पहले, तत्पश्चात अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें और बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। तो मुख्य विकर्ण के अवयव में हम क्या देख रहे हैं के -3, के और -3 का गुणा किया, माइनस बीच में लगाया, फिर अन्य विकर्ण के अवयव 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू 0। तो -3 के -8 इज इक्वल टू 0, -3 के इज इक्वल टू 8, के इज इक्वल टू 8/-3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जैसा मैंने एग्जाम्पलों में भी समझाया था। सेकंड क्वेश्चन में भी समीकरण दिया हुआ है और x अनुपात y ज्ञात करवा रहा है। तो हम दी हुई स्थिति को लेके चले। दिया है सारणिक का मान है पहली पंक्ति में xy, दूसरी पंक्ति में 2 4। द्वितीय क्रम का सारणिक है मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने 4x - 2y बराबर 0। तो 4x बराबर 2y, x के नीचे y को लाए, 2 के नीचे 4 को ले गए, तो x/y इज इक्वल टू 2/4। तो 2 से कैंसिल किया तो 1/2। तो x रेशियो y इज इक्वल टू 1:2। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो सारणिक दिए हुए हैं समीकरण के रूप में और x तथा y का मान पूछा गया है। पहले समीकरण को हल करें। तो पहले समीकरण में हमें जो सारणिक दिया हुआ है पहले उसे हल करेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे। तो 2x - 3y इज इक्वल टू 4 पहला समीकरण प्राप्त किया। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति को लेके चले, वहां भी 2 गुणा 2 क्रम का सारणिक दिया हुआ है और बराबर में दिया हुआ है 7। तो हमने मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा किया। तो 2x - 4y इज इक्वल टू 7। तो ये दूसरा समीकरण बना। अब 10वीं क्लास में हमने समीकरण हल करने के बहुत से तरीके पढ़े हैं। तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे आप यहाँ पर समीकरण को हल करने के लिए विधि प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि इत्यादि। तो यहाँ पर मुझे सूटेबल विलोपन विधि लग रही है, क्योंकि 2x से 2x बहुत ही जल्दी कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और -3y + 4y तो +y होगा और 4 - 7 से -3 आएगा तो y का मान हो जाएगा -3। समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो y का मान मैंने जैसे अभी समझाया, y का मान -3 आया। y के इस मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने से आप x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला समीकरण था मेरे पास 2x - 3y बराबर 4। तो वहाँ पर मैंने y के मान -3 को प्रयोग किया। तो 2x - 3 गुणा -3
बराबर 4, तो 2x प्लस 9 बराबर 4, तो 2x बराबर 4 माइनस 9, तो x बराबर -5/2। क्वेश्चन नंबर 4 भी दो क्रम का सारणी दिया हुआ है और बराबर में 0 है, x का मान पूछ रहा है। सभी सवालों का आधारभूत तो एक ही है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करें, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर x-1 और x-3 मुख्य विकर्ण के अवयव हैं, पहले इनको गुणा किया। अन्य विकर्ण के अवयव x और x-2 हैं, तो इनका गुणा किया और बीच में हमने लगाया माइनस चिन्ह बराबर 0। अब इनको जैसे आपने 10वीं क्लास तक ब्रैकेट का ब्रैकेट से गुणा करना सीखा है, उसी प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले x का गुणा x-3 से किया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर -3x, फिर -1 का x-3 से गुणा किया तो -x प्लस 3, फिर -x का x-2 से गुणा किया तो -x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि -4x में से +2x को माइनस कर देंगे तो -2x रहेगा, और 3 का पक्षांतरण करेंगे -3 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 5 पर विचार करें। तो इस टाइप का हमने उदाहरण किया था, तो उसमें अन्य पंक्ति या स्तंभ के लिए पूछा था। यहाँ पर कहा है उसने कि निम्न सारणी में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक तथा सैखंड लिखकर उसको मान ज्ञात करना है। तो जैसे पहला सारणिक दिया हुआ है यहाँ पर, इसको मैंने मान लिया, माना सारणिक ए बराबर पहली पंक्ति में अवयव लिखे हुए हैं 1 - 3 2, दूसरी पंक्ति में अवयव लिखे हुए हैं 4 - 1 2, तीसरी पंक्ति में अवयव लिखे हुए हैं 3 5 और 2। तो इसने कहा हमसे कि प्रथम स्तंभ के अवयव, तो प्रथम स्तंभ के अवयवों पर विचार करें। तो प्रथम स्तंभ के अवयव है हमारे पास ये 1 4 3, 1 4 3 प्रथम स्तंभ के अवयव। अब इनकी उपसारणिक और सैखंड तैयार करना है, तो इस अवयव को कहेंगे हम A11। A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 1 है, तो A11 बराबर 1 की उपसारणिक तैयार की। तो पहली पंक्ति को, पहले स्तंभ को निरस्त किया, मतलब तोप चलाई, तो शेष बचे अवयवों से बनी सारणिक को इस अवयव की उपसारणिक कहेंगे। तो यहाँ पर अवयव बचे -1 2 5 2। अब इसको द्वितीय क्रम के सारणिक को हल करना, बार बार जैसा मैं बता रहा हूँ कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। तो देखिए -1 गुणा 2, माइनस बीच में लगाएंगे, फिर 5 गुणा 2, तो -2 -10 -12। अब सैखंड की बात करें तो उपसारणिक और सैखंड में थोड़ा सा ही अंतर होता है। अब यहाँ पर F11 को जैसे हम देख रहे हैं, पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योग अगर सम होता है तो उपसारणिक और सैखंड में कोई अंतर नहीं होता, और यदि पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योग विषम होता है तो उपसारणिक और सैखंड में चिन्ह का अंतर आता है। तो जैसे A11 हमने ज्ञात किया -12, तो F11 हो जाएगा यहाँ पर -12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपसारणिक और सैखंड में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 1 क्या होगा 2, सम है योग, इसलिए उपसारणिक ही इसका सैखंड होगी। अब अवयव A21 बराबर 4 की उपसारणिक तैयार करें। इसी प्रकार से कहने का मतलब दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को निरस्त करने के पश्चात शेष बचिए अवयव होंगे -3 2 5 2। तो इसकी जो उपसारणिक तैयार हुई तो -3 2 -5 2, तो -6 -10
इज इक्वल टू -16, मतलब -16 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो सेकंड होगा F21 वो -A21 होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ मतलब 2 + 1 3 विषम है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो उपसारणिक प्राप्त हुई है सेकंड उसका अपोजिट मतलब नेगेटिव प्राप्त होगा। तो -16 इज इक्वल टू +16, तो यहाँ पर उपसारणिक तैयार हुई थी -16, तो सेकंड तैयार होगा +16। अब अवयव A31 मतलब 3 की उपसारणिक A31 मतलब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को निरस्त करने के पश्चात शेष बचे अवयवों की सारणिक होगी। तो -3 2 -1 2, इसको हल किया, वही मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा, अन्य विकर्ण के अवयवों को गुणा, बीच में माइनस चिन्ह, तो -3 × 2 -1 × 2, तो -6 + 2 इज इक्वल टू -4। यहाँ पर सेकंड और उपसारणिक समान होंगे क्योंकि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ मतलब 3 + 1 4 सम है, इसलिए यहाँ पर इस अवयव की उपसारणिक और सेकंड समान होंगे, तो यहाँ पर सेकंड हो गया -4। सारणिक का मान ज्ञात करना होता है तो हम इन अवयवों को सेकंडों से गुणा करके योग करने पर हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाता है। अब मान लीजिए सारणिक A का मान प्राप्त करना है, तो A11 × F11 प्लस A21 × F21 प्लस A31 प्लस A31 × F31, तो हमें सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बराबर A11 F11 प्लस A21 F21 A31 F31, तो यहाँ पर हमने A11 की वैल्यू क्या थी 1, F11 की वैल्यू थी -12, A21 की वैल्यू थी 4, F21 की वैल्यू थी 16, A31 की वैल्यू थी 3 और F31 की वैल्यू थी -4। तो हमने देखा कि -12 + 64 -12, तो ये हो गया हमारे पास -24 + 64 इज इक्वल टू 40। तो बहुत ही आसान होता है सारणिक का मान ज्ञात करना।